नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा विजन में। हमने पिछले वीडियो में जनजाति के बारे में चर्चा की थी। जनजाति के हम 3 पार्ट डाल चुके हैं। ये लास्ट पार्ट होगा अपने जनजाति के। एकमात्र जनजाति गरासिया बाकी रही है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो पीछे की जनजातियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम जनजाति पढ़ेंगे गरासिया। इससे पहले जनजाति की 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं हमारे YouTube चैनल बड़ा विजन पे। आप YouTube पे सर्च करके वो पीछे की 3 वीडियो देख सकते हो। अब बढ़ेंगे इस वीडियो में हम गरासिया। गरासिया भील व मीणा के बाद राजस्थान में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। तीसरी, भील व मीणा के बाद तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। राजस्थान में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है मीणा व भील के बाद। सबसे पहले सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में। और उसके बाद दूसरी भील जो है दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। और तीसरी गरासिया, जिसका प्रतिशत है 3.4%। राजस्थान में जनजाति का 3.4% गरासिया राजस्थान में पाए जाते हैं। गरासिया शब्द की उत्पत्ति जो है कर्नल जेम्स टोड गवास शब्द से मानते हैं। गवास, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने गरासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। गवास, गवास शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। कर्नल जेम्स टोड ने गरासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। गरासिया राजस्थान में सर्वाधिक शिरोई क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिरोई की जो तहसीलें पिंडवाड़ा और आबू रोड, जहाँ सर्वाधिक गरासिया पाए जाते हैं। उसके बाद उदयपुर व पाली में भी गरासिया पाए जाते हैं। और जो सर्वाधिक गरासिया शिरोई में पाए जाते हैं। शिरोई की 2 तहसीलें, उनमें ज़्यादा गरासिया पाए जाते हैं, आबू रोड और पिंडवाड़ा। आबू रोड व पिंडवाड़ा 2 तहसीलें ऐसी है जहाँ सर्वाधिक गरासिया पाए जाते हैं। उसके बाद उदयपुर में भी गरासिया पाए जाते हैं। उदयपुर व पाली में भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक गरासिया जो है शिरोई में पाए जाते हैं। शिरोई का जो आबू रोड पिंडवाड़ा तहसील है उसमें सर्वाधिक गरासिया पाए जाते हैं। और इनका जो भाकर क्षेत्र है, शिरोई का भाकर क्षेत्र, इनका मूल प्रदेश है। मूल प्रदेश भाकर क्षेत्र है जो इनका मूल प्रदेश है गरासियों का। जिन्हें गरासिया प्रदेश बोलते हैं, भाकर क्षेत्र है जो शिरोई का वो मूल प्रदेश है। और वैसे ही गरासिया गुजरात के चैनपुराना क्षेत्र है। चैनपुरान क्षेत्र है गुजरात में। वहाँ से इनकी उत्पत्ति है, वहाँ से आए हुए हैं गरासिया। चैनपुराना गुजरात में। इस तरह की जो हमने पढ़ ली है। और गरासिया कहाँ राजस्थान में कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। गरासिया जो घरों को है घेर बोलते हैं। घेर बोलते हैं घरों को घेर बोलते हैं। जो अपने घर होते हैं उनको घेर बोलते हैं। और जो गांव की सबसे छोटी इकाई होती है उसको फालिया बोलते हैं। फालिया, गांव की सबसे छोटी इकाई को ये फालिया बोलते हैं। छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को फालिया बोलते हैं। और इनका जो मुखिया होता है उसको ये सहलोत या पालवी बोलते हैं। जो गांव का मुखिया होता है उसको सहलोत या पालवी बोलते हैं। मुखिया को सहलोत या पालवी बोलते हैं। जो मुखिया होता है उसको सहलोत या पालवी बोलते हैं। और नक्की झील है जो इनका पवित्र स्थल गरासियों का, नक्की झील, जहाँ ये अपने मृतकों की अस्थि विसर्जन करते हैं। नक्की झील में, नक्की झील माउंट आबू शिरोई। राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछे तो नक्की झील शिरोई, या सबसे ठंडी झील भी नक्की झील शिरोई है। पवित्र स्थल है ये गरासियों का, नक्की झील शिरोई। और इनके प्रमुख मेले हैं
प्रमुख मेले, एक तो सिवाय गांव का गणगौर का मेला, सिवाय का गणगौर मेला जो इनका मुख्य मेला है, और इनका सबसे बड़ा मेला है मनखारा मेला, मनखारो मेला, मनखारा मेला जो गरासियों का है प्रमुख मेला है, सबसे बड़ा मेला है मनखारा मेला। ये इनके प्रमुख मेले हैं। और पवित्र स्थल जो है इनकी नक्की झील जो माउंट आबू शिरोई में राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची झील है नक्की झील, और घेर ये घरों को बोलते हैं, शहलोत या पालवी मुखिया को बोलते हैं, और जो गांव की सबसे छोटी इकाई होती है उसको ये हालिया कहते हैं। गरासियों में 3 वर्ग होते हैं, गरासियों में एक तो बड़ी नियात, 3 वर्गों में बंटते हैं गरासियों में, 3 वर्ग होते हैं, 3 वर्ग होते हैं। एक तो बड़ी नियात, ये सबसे बड़े मतलब गरासी अपने आप को बड़े समझते हैं, वो बड़ी नियात के होते हैं, वो अपने आप बड़ी नियात। और एक होती है मध्यम नियात, वो लास्ट की है नीन की नियात। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, आजकल पूछ लेते हैं, कुछ भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। नीन की नियात, ये 3 वर्ग है गरासियों की, बड़ी नियात, मध्यम नियात और नीन की नियात। ये 3 वर्ग गरासियों के हैं, 3 वर्ग बड़ी नियात, मध्यम नियात और नीन की नियात, ये 3 वर्ग गरासियों के हैं। अब गरासियों की परंपरा है, कौन दिया हुआ है मेघ, कौन दिया हुआ है, कौन दिया या मेघ, कौन दिया या मेघ। जो खर्च होता है उसको ये कौन दिया या मेघ बोलते हैं, जो खर्च करते हैं, ये अपने मृतक का जो ओसर या मोसर करते हैं उसको ये कौन दिया मेघ बोलते हैं। मोसर को ये कौन दिया या मेघ बोलते हैं, मोसर को। उसके बाद इनके विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार, अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं गरासियों में। विवाह के प्रकार, एक विवाह मोरबंदिया विवाह होता है इनमें, पहला मोरबंदिया विवाह, मोरबंदिया विवाह, यह ब्रह्म विवाह होता है, हिंदू परंपरा से किया जाने वाला विवाह जिसे ब्रह्म विवाह भी बोलते हैं, मोरबंदिया विवाह। ये 1-2 बार पूछ लिया गया है कि गरासियों में ब्रह्म विवाह का प्रकार कौन सा विवाह है, तो इसमें मोरबंदिया विवाह है जो ब्रह्म विवाह का प्रकार है। उसके बाद दूसरा है तानना विवाह, तानना विवाह, इसमें ब्राह्मण नहीं होता, इसमें जो पंचों को वर पक्ष द्वारा पंचों को जो राशि होती है वो दे दी जाती है, और जो पसंद की हुई वधू होती है उसको वर घर ले जाता है। पंचों को तय की गई राशि दी जाती है, पंचों को तय की गई राशि देकर, की गई राशि देकर वर द्वारा पसंद की गई वधू को घर ले आया जाता है। उसमें फेरे व सगाई कुछ नहीं होता, घर लेकर आ जाते हैं, वर द्वारा पसंद की हुई वो वधू होती है या कन्या होती है उसको घर लेके आ जाते हैं। तीसरा होता है सेवा विवाह, सेवा, इसमें जो घर जमाई बन के जाता है वर, घर जमाई बन के वधू के घर रहता है वर, इसे सेवा विवाह बोलते हैं। एक आटा साटा विवाह होता है जो मैं लड़की के बदले लड़की देना, वो आजकल हमारे भी परंपरा चल चुकी है, हम पढ़ते तो है नहीं, नौकरी लगते नहीं तो आटा साटा ही करना पड़ता है। कौन दिया या मेघ, ये जो खर्च होता है या मोसर होता है उसको कौन दिया या मेघ बोलते हैं मृतक का। और इनमें एक परंपरा है, मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करते हैं, मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करते हैं, अंतिम संस्कार 12वें दिन करते हैं। मृतक का अंतिम संस्कार है जो 12वें दिन करते हैं, अक्सर पहले दिन या 2 दिन में हो जाता है। इनका अंतिम संस्कार है जो 12वें दिन होता है। और ये मोर को जो है, मोर को शुभ पक्षी मानते हैं, शुभ पक्षी मानते हैं।
शुभ पक्षी मानते हैं मोर को, और सफ़ेद रंग के पशुओं को भी ये शुभ मानते हैं। सफ़ेद रंग के पशुओं को, सफ़ेद रंग के पशुओं को भी ये पशुओं को ये शुभ मानते हैं। गरासिया जो है शुभ मानते हैं, सफ़ेद रंग के पशुओं को भी ये शुभ मानते हैं और मोर को शुभ पक्षी मानते हैं। और मृतक का अंतिम संस्कार है ये 12वें दिन करते हैं। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करती है। गेंटी, गेंटी, हुरे व आना करना, गेंटी जो है हाथ से काम में ली जाने वाली चक्की होती है घरों में, हाथ चक्की होती है, हाथ से चलाई जाने वाली चक्की, इसको ये गेंटी बोलते हैं। घरों में जो हाथ से चलाई जाने वाली चक्की होती है उनको गरासिया गेंटी बोलते हैं। गेंटी। पूरे जो है गरासियों में जो समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनके स्मारक बनाते हैं, जो मृतक व्यक्ति होते हैं उनका स्मारक बनाते हैं, उसको ये पूरे बोलते हैं। आना करना, आना करना या नाता करना, पुनर्विवाह करना या विधवा विवाह करना, उसको आना करना बोलते हैं। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह या विधवा विवाह, जिसे आना करना बोलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो आदिवासी शब्द परंपराओं की, जो सभी लगभग सभी आदिवासी जनजातियों में प्रचलित होती है, उनकी चर्चा करेंगे हम। चोखला, हलमा, भराड़ी, दापा, लोकाई, दापा, लोकाई, मोताणा, ये परंपराएं लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है, जो सभी जगह होती है। चोखला जो एक आदिवासियों की बस्ती होती है या आदिवासियों का घर होता है, उनको चोखला कहते हैं, या एक बस्ती को चोखला कहते हैं। विशेष क्षेत्र में बने हुए आदिवासियों को, घरों को या बस्तियों को चोखला कहते हैं। आदिवासियों की विशेष क्षेत्र या बस्ती को, बस्ती या गाँव को, आदिवासियों के विशेष क्षेत्र में बसे गाँव को चोखला कहते हैं। इस क्षेत्र या बस्ती को चोखला कहते हैं। ये सभी जनजातियों में अक्सर आदिवासियों में ये प्रचलित है। हलमा, हलमा एक सामुदायिक सहायता का शब्द है। सामुदायिक सहायता, सामुदायिक सहायता की परंपरा आई है एक हलमा। जैसे कि किसी के घर में ब्याह हो या फिर खेती करना हो, ये सब मिलजुल कर सामुदायिक सहयोग की परंपरा, सामुदायिक सहयोग की परंपरा। किसी एक आदिवासी घर में शादी हो या फिर खेत का काम हो, ये सब मिलजुल कर करते हैं, इसलिए ये हलमा है जो सामुदायिक सहयोग की एक परंपरा है। भराड़ी जो भीलों की भित्ति चित्र देवी है, भराड़ी भित्ति चित्र यानी भींत पे कोर के बनाई गई देवी, भित्ति चित्र देवी। जब भीलों में विवाह होता है तो जो जमाई होता है, जो लड़की के घर पे ये चित्र बनाता है, भित्ति चित्र देवी बोलते हैं इसको। जो जमाई होता है जिस घर में वो शादी के लिए आता है, तो उस घर में वो जमाई ही ये चित्र बनाता है इस देवी का। ऐसी परंपरा है। दापा, दापा जो वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दी गई राशि, वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को वधू मूल्य, वधू पक्ष को दिया गया वधू मूल्य, वधू राशि, दी गई राशि, जो वधू मूल्य बोलते हैं उसको दापा कहते हैं। राशि। लोकाई जो मृत्यु भोज की परंपरा होती है उसे लोकाई बोलते हैं। लोकाई या कोंदिया, गरासिया जैसे कोंदिया या मेघ बोलते हैं, वैसे सभी आदिवासी इसको लोकाई बोलते हैं। जो मृत्यु भोज की
परंपरा, मृत्यु भोज की परंपरा, इसे लोकाइया मेघ कहते हैं। मोताणा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट है। मोताणा काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा चुका है, पटवारी में भी पूछा जा चुका है, आरएस में भी एग्जाम ये मोताणा पूछा जा चुका है। मोताणा का अर्थ होता है जब कोई दुर्घटना होती है, किसी आदिवासी व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के बदले जो राशि ली जाती है उसे ही मोताणा कहते हैं। वो राशि दिए पहले आदिवासी अपने शव को नहीं उठाते हैं, ये मोताणा। ये थोड़ा मैं गहराई में लिख देता हूँ, मोटा करके लिख देता हूँ, इसको हाईलाइट करके। मोताणा, जब किसी आदिवासी व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो उस ली गई दुर्घटना के बदले ली गई राशि को मोताणा कहते हैं। दुर्घटना के बदले ली गई राशि या मूल्य जो भी लेते हैं उसको मोताणा कहते हैं। आदिवासी के लोकल शब्द में मोताणा कहते हैं। इस तरह अपना आदिवासियों का चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है और हमने अच्छा देने की कोशिश की आपको। और अब जल्द हम एक टेस्ट सीरीज जारी करेंगे आदिवासी जनजातियों पे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं।